हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले कुछ दिनों से संविधान का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आपको सभा के बारे में, संसद सभा कैसे बैठती है, उसके बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, कैसे बनता है संविधान, इसके बारे में पूरी चर्चा किया गया। आपके प्रस्तावना को दे दिया गया, पूरा का पूरा प्रीएम्बल आपको प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। उसके बाद भाग एक में आपके 4 अनुच्छेद हैं। भारत के टेरिटरीज़ के बारे में हमने पढ़ा। भाग एक में भारत टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ा, कैसे भारत अपने क्षेत्र को अपने अंदर हर एक राज्य को बनाए रख सकता है, उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, किस आधार पर राज्य रहेगा, किस आधार पर राज्य नहीं रहेगा, या फिर राज्य को यह इजाज़त नहीं होगा कि वह अपने भारत क्षेत्र से, अपने टेरिटरीज से बिना पूछे इंडिया के, बिना किसी अप्रूवल के वो अलग हो जाए। तो ये सब सारी बातें हम लोग पार्ट 1 में कर लिए, भाग 1 की में। जैसा कि आपको पता है, भाग 22 है। भाग 22 तक हमारा पार्ट मतलब अनुच्छेद में पढ़ना है हमको, अलग अलग अनुच्छेद में बटा हुआ है। इस तरह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, आपका पार्ट 2। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन, नागरिकता के बारे में, भाग 2, जिसमें कि 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद आते हैं आपके। इसके बारे में हम लोग पहले जानने से पहले अनुच्छेद में थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं, कैसे यह प्रावधान आता है हमारे संविधान में। पार्ट 2 भाग 2, यह भारत के लोगों के लिए, यानी कि पीपल्स ऑफ इंडिया, 5 से 11 तक के अनुच्छेद में। इसमें यह तय होगा कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग चलेंगे तीसरे पार्ट पर पहुंचेंगे, जहाँ पे हम लोग को यह पढ़ना होगा कि हमारा मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट क्या हैं। हम नागरिकता तो ले लिए पार्ट 2 में, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को पढ़ने के बाद गए किसमें, फंडामेंटल राइट में। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो ड्राफ्ट है बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल एक तरह से सुसंगठित है। ठीक है, जिससे हम लोग लॉजिकली सारी चीज़ों को क्रमवार एक तरीके से देख सकते हैं। हमारे संविधान में बिल्कुल क्रम से सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। नागरिकता के आधार पर, या फिर आधार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नागरिकता के आधार क्या हैं? नागरिकता के 4 आधार हैं दोस्तों, 4 आधार, यानी कि 4 शब्दों में इसको बांटा गया है। पहला है सिटीजनशिप्स, यानी कि नागरिकता। दूसरा है नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता। तीसरा है डोमिसाइल, आप लोगों को पता होगा डोमिसाइल क्या होता है, एग्जाम्स वगैरह देते हैं। डोमिसाइल यानी कि अधिवास, जहाँ पे हम लोग का मूल निवास होता है। रेजिडेंस यानी कि रहवास या फिर निवास, अलग अलग जगहों पे हम लोग रहते हैं। तो इन सब चारों के बारे में पहले जान लेते हैं। नागरिकता का मतलब सिंपल मीनिंग यह है कि यह एक रिलेशन है व्यक्ति का अपने देश से, अपने उस देश से जिस देश में वह रहता है, जिस देश की उसको नागरिकता मिली हुई है। जैसे हमारे मम्मी पापा के बीच हमारा संबंध होता है, हमारे रिलेटिव के बीच में हमारा कुछ संबंध होता है, हमारे दोस्तों के बीच में हमारा कुछ संबंध होता है। तो इस बिहेव पर हमारा भी एक देश के प्रति एक संबंध है, इसको हम लोग नागरिकता के थ्रू जानते हैं, यानी कि सिटीजनशिप हुआ। और नेशनलिटी क्या होता है? इसका मतलब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, या फिर पॉलिटिकल जो शेल्टर हैं सारे, यानी राजनीतिक सुरक्षा उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है दूसरे देशों द्वारा इस बिहेव पर कि वह किस नेशनलिटी का है, किस देश का है। यदि भारत देश का है, दूसरे देश में जाएगा तो नागरिकता उसकी भारत का ही बनी रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। ठीक है। और तीसरा डोमिसाइल की बात करते हैं। कोई भी आदमी किसी जगह यह सोच कर रह रहा है कि उसे वहाँ परमानेंट रहना है, परमानेंट बिल्कुल रहना है इस बिहेव पर, या फिर कह लीजिए इन्फिनिटिव पीरियड के लिए, अगर वह जहाँ पे रह रहा है इनफाइनाइट पीरियड के लिए, तो वह उसका डोमिसाइल बतलाता है, वह किसी का डोमिसाइल हो जाता है, हर किसी का। ठीक है। अब रेजिडेंस क्या होता है? रेजिडेंस यानी कि रहवास, यानी कि निवास। आपको पता होगा अलग अलग एक आदमी कुछ काम के लिए अलग अलग जगहों जाता रहता है। आज हम लोग घर पे हैं, कल को हम लोग थोड़े से बड़े होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़े से बड़े हुए, नौकरी लगी तो फिर कहीं और चले जाते हैं। इस तरह हम लोग का जहाँ नौकरी लगा हम लोग वहाँ पे ज़मीन ले लिए। हम लोग का लेकिन मूल निवास कहाँ पे है? गांव में है। तो मूल निवास जो है वो डोमिसाइल होगा, और जहाँ पे अलग अलग बिहेव पे हम लोग जाते हैं अलग अलग कारणों से, वो हमारा रेजिडेंस हो जाएगा। मतलब कि कहाँ पे हम इस समय रह रहे हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, यह मायने नहीं रखता कि हमारा डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल का मतलब हो गया एक तरह से अधिवास, और रेजिडेंस का मतलब हो गया हमारा कि रहवास या फिर निवास। पहले से
जो उठकर कहाँ जाते हैं वह तरीका बताता है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, नागरिकता के प्रावधान हमारे देश में क्यों हुए, क्या कारण है कि नागरिकता के प्रावधान हमारे देश में लाया गया। क्योंकि अलग अलग देशों में नागरिकता नहीं है, बहुत सारे देशों में, या फिर है भी तो हमारे देश का उनसे बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, कह लीजिए बहुत ही अच्छे हैं हमारे देश का। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही डिस्प्यूट के बावजूद, बहुत सारे डिस्प्यूट के बावजूद भी हमें यह अधिकार मिल पाया, मिल सका, या फिर हम लोग अपनी आज़ादी से, या फिर कह लीजिए हम लोग आवाज़ उठाकर अपना नागरिकता ग्रहण कर पाए। इसके बाद हमें यह प्रावधान देखने को मिला, इससे पहले यह तय करना मुश्किल था कि कौन व्यक्ति किस देश का नागरिक है। जैसे भारत का नागरिकता हासिल कर सकता है, कौन सा व्यक्ति कैसे किस विषय पर भारत की नागरिकता हासिल, जैसे कि आधुनिक जो नागरिकता जब बन रहा था तो इसी किस विषय पर आया, जैसे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली आई, जिस आधार पर मॉडर्न नेशनल स्टेट आए, बस वही आधार हमारे सिटीजनशिप के मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी उसी आधार पर आए। मतलब कि जिस आधार पर आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली आई, जिस आधार पर जिस विषय पर मॉडर्न नेशनल स्टेट आए, बस उसी विषय पर सिटीजनशिप के मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आए। इसी के बारे में हम लोग को थोड़ा जानना है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ के जान लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि भारत में 1858 से पहले अंग्रेजों ने भी नागरिकता को दो रूपों में बांटा था। जैसे जो पहला रूप था, जब हमारा पूरा देश 1857 की क्रांति के बाद एक तरह से उभरा, एक तरह से भौचक्का रह गया, तो 1858 का एक्ट बनाया गया। उसी समय वहाँ के ब्रिटिश जो पावर था उसके द्वारा 1858 एक्ट के तहत जो कंपनी का शासन था पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, और पूरा का पूरा शासन वहाँ के क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो 1858 एक्ट के तहत हमारा पूरा देश हमारा पूरा देश प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ये समझ चुकी थी कि अब यह जो सिस्टम है ज़्यादा दिन तक अगर कंपनी के हाथों में रहेगी तो और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि 1857 के प्रोटेस्ट हुए। बस इसी कारण से पूरा का पूरा संरचना था हमारे देश का वह वहाँ के क्राउन के हाथ में चला गया। तो इस विषय पर हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि जो भी प्रांत उस समय थे ब्रिटिश के प्रांत थे, जैसे कि अगर देखा जाए तो उस टाइम यूपी, सीपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, पंजाब, वहाँ के लोगों की, इन जगहों के लोगों की ब्रिटिश सिटीजनशिप माना गया। मतलब यहाँ के रहने वाले डायरेक्टली सिटीजनशिप में आ गए, ब्रिटिश सिटीजनशिप में आ गए, और यहाँ के लोगों को ब्रिटिश के लोग कहे जाने लगे। ठीक है, यहाँ के लोग, यहाँ के प्रजा जो हैं ब्रिटिश कहे जाने लगे। लेकिन दूसरे भी है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जहाँ राजा रजवाड़े का स्थान था, जहाँ पे राजा रहते थे, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, केरल के साइड में हो गया, मतलब हर जगह लगभग 565 राजा रजवाड़े थे। तो वहाँ पे ब्रिटिश प्रोटेक्टेड सिटीजनशिप आई, वहाँ पे ब्रिटिश प्रोटेक्टेड सिटीजनशिप लाया गया ब्रिटिश के द्वारा। और लेकिन उससे पहले जो वहाँ के नागरिक थे वह ब्रिटिश के नागरिक होंगे, लेकिन उससे पहले वह उस साम्राज्य के, उस राजा के नागरिक कहे जाएंगे। यह दूसरे तरीके से था, मतलब कि दोनों, यह पहले से ही, बहुत पहले से था 1858 एक्ट के थ्रू। तो यह दोनों प्रकार के सिटीजनशिप आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर 1911 में कुछ संशोधन हुए। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाता, तब तक हम उसको पूर्ण रूप से यह नहीं तय कर सकते, यह नहीं बताया जा सकता, या फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम ब्रिटिश नागरिकता से आज़ादी मिल चुकी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था उस समय। तो इस तरह जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिली तब तक हम लोग ब्रिटिश के नागरिक कहे जाते थे। और इसी विषय पर हमने अपने संविधान में नागरिकता के अंदर 5 से 11 तक पूरा अच्छी तरीके से संजोया हुआ है। अनुच्छेद क्या बातें हैं, कैसे हमको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की, कैसे हम क्या कर सकते हैं सिटीजनशिप के आधार पर, क्या किया जा सकता है, दूसरे देशों से थोड़ा सा अलग हम लोग को किस नज़र से देखा जाएगा, किस विषय पर देखा जाता है। तो 5 से 11 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। या फिर किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में कैसे बन सकता है, पाकिस्तान से हमारे देश का क्या रिलेशन है, वहाँ के नागरिक कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद में देखेंगे। इससे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब एक बात और आती है कि नागरिकता का स्वरूप क्या है। नागरिकता का पूरा स्वरूप देख लेते हैं। यानी हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। आप लोग को पहले वीडियो में
प्रस्तावना वाले वीडियो में बताया गया, आप लोग सॉरी प्रस्तावना नहीं, भाग 1 में बताया गया है ना, आप लोग जानते हैं, उसको देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देखिए। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, क्योंकि अमेरिका में संघवाद है, फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म, वहाँ के व्यक्ति राज्य और केंद्र सरकार दोनों के नागरिक होंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति हुआवे प्रांत में रहता है तो वह उस हुआवे के साथ उसे केंद्र की भी नागरिकता यानी कि फेडरल जो वहाँ की संघवाद है वहाँ की भी नागरिकता उसको लेनी पड़ेगी या फिर मिली होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य का नागरिक हो, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, किसी भी राज्य का नागरिक हो, अगर वो कहीं भी जाता है दूसरे राज्य में या फिर उससे केंद्र से नहीं मतलब है, अगर जहाँ पे रहता है तो सिर्फ उसके पास एक आधार कार्ड है, उस भी है पर उसे पूरे देश का नागरिकता माना जाता है। दूसरी बात, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे देश के नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तीसरी बात, आप देखेंगे कि दूसरे देशों में कुछ कंपनियों, कुछ ट्रस्टें, कुछ एनजीओ को लीगल तौर पर यह मान लिया जाता है कि वहाँ के वह नागरिकता की तरफ से या फिर एक तरह से लीगली उनको व्यापार करने का छूट दे दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में केवल वुमेन को छोड़ के ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया गया, किसी कंपनी, किसी ट्रस्ट, किसी एनजीओ को यह अधिकार नहीं दिया गया। तीसरी चीज़ें यह तो रही। और इसके बाद अच्छा ये चीज़ जान लेते हैं, भारत में नागरिकता होने से क्या लाभ हैं या फिर क्या हमें मिलता है, क्या दूसरे देशों से थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। तो हमें यह पता चला इस सारी चीज़ों से, जितने भी अभी तक हम लोग देखें, इस सारे चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि हम अगर भारत में रहना चाहिए, अगर हमें भारत में रहना है तो कुछ अधिकार हमको अलग से भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 15 में भेदभाव के प्रतिबंध की बात की गई है। कोई भेदभाव सोशल मीडिया मतलब कि सोशल तौर पे, पब्लिक प्लेस पे कोई भेदभाव नहीं, आप किस जात से हैं, किस लिंग से हैं, मतलब इस सबसे थोड़ा सा कोई भी भेदभाव नहीं होगा हम लोग में, चाहे किसी भी कास्ट के हों। और इसी तरह अनुच्छेद 16 में भी बात किया गया है लोक नियोजन को लेकर। सेम जैसे कि अगर हमको नौकरी चाहिए, पब्लिकली नौकरी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में नौकरी चाहिए, तो सबके लिए समान अधिकार होंगे। यह अनुच्छेद 16 में बात किया गया है। तो हमने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 के बारे में देखते हैं। जैसे कि जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब 6 प्रकार के हमें फ्रीडम मिलते हैं जो कि केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जब अपना इसके आगे वाला पार्ट नंबर 3 तो उसमें देखेंगे। उसमें आपका 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। इसी तरह आर्टिकल नंबर 29 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संरक्षण का अधिकार यह दिया गया है भारत सरकार द्वारा। उनको दिया गया है केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है। ये चारों अनुच्छेद जो आपको बताया गया है यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसके बाद जो बचते हैं सबके लिए, बाकी अन्य लोगों के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मतलब जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं, संस्कृति से रिलेटेड, शैक्षणिक से रिलेटेड या फिर उनके कुछ अपने तरह से देखा जाता है या फिर उनका कुछ पूजा पाठ अलग से मनाया जाता है घर में, तो उन सबको संरक्षित करने के लिए केवल सेपरेटली हम लोग को अधिकार दिया गया है। ठीक, बाहर के नागरिकों को नहीं। तो याद रखेंगे 15, 16, 19, 29 यह जो चारों अनुच्छेद हैं केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिए गए। इस वजह से हम भारतवासी अलग देश के लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं और हम लोग को एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में रखा गया है भारत सरकार द्वारा इस हमारे सिटीजनशिप के थ्रू। ठीक है, बता रहे हैं कुछ प्रविष्ट पदों का जैसे कि अगर भारत में हम लोग रहते हैं, भारत के हम लोग नागरिक हैं, तो कुछ प्रविष्ट पदों का अधिकार हमें मिलता है। जैसे या फिर कह लीजिए उनके लिए हमको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं, उसके लिए हम अपना अधिकार जता सकते हैं भारत सरकार के सामने। उसके लिए विशिष्ट प्रतिष्ठा हमें प्राप्त है। ठीक है, अगर हम लोग उस लायक हैं, जैसे हमें राष्ट्रपति बनने हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए एज की लिमिट है, एज की लिमिट 35 साल है। उपराष्ट्रपति के लिए आपको पता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, तो इस वजह से उसकी भी एज की लिमिट है। सेम अगर पीएम बनना है तो आपको 25 साल मिनिमम 25 साल की एज होनी चाहिए। अगर ये सब लिमिट पूरा है तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, कैग बन सकते हैं, महान्यायवादी भी बन सकते हैं। तमाम इस तरह के संवैधानिक पद हैं
जो कि केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। किसमें? नागरिकता के अनुसार भारत सरकार द्वारा। हमारे संविधान सभा में इतनी बड़ी सूझबूझ के कारण आज हम लोग इस पद के लिए केवल भारत ही दावा कर सकता है, भारत के नागरिक ही दावा कर सकते हैं, यानी कि हम लोग दावा कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता, अलग देशों के लोग आते, जैसे कि आप देखे थे यूरोपियों का आना 1498 से शुरू हुआ था, तो आए थे और ऐसा कुछ प्रावधान न होने की वजह से वो अपना ही दावा ठोकने लगे, धीरे धीरे पूरे भारत पे ही अपना शासन कायम कर सके। इसके बाद यह तो रही हिस्ट्री की बातें, तो उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री स्टार्ट होगा तो उसमें देखा जाएगा। अब इसके बाद अब बात करते हैं हमारे संविधान में जो पार्ट 2 है, यानी भाग दो यानी कि नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद के बारे में। पर इससे पहले थोड़ी सी और चीज़ें, थोड़ा सा वेट करिए। वह हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जो भाग 2 है, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में 5 से लेकर 11 तक है। इसके पहले 26 जनवरी 1950 को, कब से मतलब कि यह तरह से पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, आप लोग को पता है आपका जो पूरा संविधान है कब अंगीकृत हुआ, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। उसी समय आपका नागरिकता के रिलेटेड कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे और बाकी कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। आपको संविधान सभा में ये चीज़ें सारी बताई गई हैं, आप लोग वहाँ पे पढ़िए। इस तरह अगर देखा जाए तो नागरिकता पूरी तरीके से कब लागू होता है, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित हो गया। तो कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ये चीज़ें आर्टिकल 5 से लेकर 11 में तय की गई। तो यह कोई परमानेंट बेसिस नहीं है, यह मान सकते हैं हम, यह कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा गया, क्योंकि आपको पता है आगे यह चीज़ बताया जाए कि नागरिकता कौन सी बातें होंगी नागरिकता में, या कौन सी बातें नहीं होंगी, नागरिकता से रिलेटेड क्या संबंधित प्रश्न होंगे, क्या संबंधित घटनाएं होंगे। हो सकता है आगे आने वाली स्थिति थोड़ी सी भयावह हो जाए, कुछ बदलाव देखने को पड़े, तो इसके विषय पर संसद एक तरीके से एक्ट 1955 द्वारा इसको एक एक्ट के थ्रू बांध दिया, और उस एक्ट में बहुत सारी बातें लिख दी गई। तो आज भी हम लोग उसी एक्ट के विषय पर काम करते हैं। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग जो रिलेटेड है, हम लोग की नागरिकता किस एक्ट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे एक्ट 1955 के थ्रू हम लोग पूरा एक तरह से संसद के बंधन में बंधे हुए हैं। संसद जो एक्ट बनाई है, जो कानून बनाया है 1955 में, उसके विषय पर हम लोग को नागरिकता चलती है, नागरिकता सुचारू रूप से चलती है, या फिर कह लीजिए उसके अधिकार हम लोग को मिलते हैं 1955 एक्ट के थ्रू। अब आर्टिकल 5 की बात कर लेते हैं। कौन सा आर्टिकल 5 में यह लिखा गया है, यह बताया गया है कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से यहाँ रह रहा है, और इसमें भी कुछ कंडीशन है, लंबे समय से रह रहा है, इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन उसका जन्म भारत में हुआ है, उसका जन्म पूरी तरीके से मतलब कह लीजिए भारत में हुआ हो। दूसरा कंडीशन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा कंडीशन, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक भारत में रह रहा हो। यह देखा जाए अगर भारत की सिद्धांत को अगर माना जाए, भारत के सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट को माना जाए, तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। 2 तरीके से हम लोग को अलग अलग नागरिकता मिलती है, लेकिन अब फिलहाल में मिक्स कर दिया गया है, दोनों को मिश्रित कर दिया गया है। अब दोनों को मिश्रित करके हम लोग को नागरिकता दी जाती है। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 और 7 में यह तय करते हैं, यह बताया गया है कौन सा व्यक्ति पाकिस्तान के संबंध में भारत का नागरिक होगा। यानी आर्टिकल नंबर 6 की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि कौन सा व्यक्ति जो पाक से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत आया है, वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता अविभाजित भारत के नागरिक रहे हों पहले। आपको पता है 1947 15 अगस्त की रात
14 अगस्त की रात 1945 में भारत को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक पाकिस्तान, एक हमारा मूल भारत, जो कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहीं पे एक सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसे बोला गया परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम के आधार पे दूसरा कंडीशन बताया गया, सुनिए उसको। उसमें क्या बताया गया, यह जो परमिट सिस्टम है यह दोनों देशों के एक तरह से सहमति से बनाया गया है। ध्यान से देखेंगे, इसे सुनेंगे। दूसरा कंडीशन आर्टिकल नंबर 6 में ही वह परमिट सिस्टम, मतलब परमिट सिस्टम की बात कर रहा है जो अभी बताएं आपको, सिस्टम परमिट सिस्टम दोनों देशों के एक तरह से सहमति पे बना है। तो वह परमिट सिस्टम से पहले, जो परमिट सिस्टम बना है उससे पहले अगर आए हों भारत में, अगर परमिट सिस्टम बनने से पहले भारत में रह रहे हों, तो उनको यह अधिकार है कि भारत में रह सकते हैं और भारत की नागरिकता उनको दे दी जाएगी। लेकिन अगर परमिट सिस्टम के बाद, बनने के बाद वो भारत में आते हैं, यह कहते हैं कि हमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, तो उनको 6 महीने का अपनी निवास बताना पड़ता है, फिर बनवाना पड़ता है। ठीक है, यह बात हो गया आर्टिकल नंबर 6 में, अनुच्छेद नंबर 6 में। अब आर्टिकल नंबर 7 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 7 में क्या कहा गया है, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, कहीं विवाद हुआ, वह भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ कारणवश वो वहाँ से पलायन करके फिर भारत आ जाते हैं। तो अपनी कंडीशन बताने के बाद उनको, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने के बाद उनको नागरिकता दी जाती है। यह आर्टिकल नंबर 7 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 8, यानी कि आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहा गया है उसको सुनिए। भारत के बाहर रह रहे भारतीयों के नागरिकता संबंधी अधिकार बताया गया है आर्टिकल नंबर 8 में, अनुच्छेद नंबर 8 में। उनकी नागरिकता नहीं रद्द की जाएगी अगर भारत से बाहर रहते हैं बिना किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, इसी का एंटी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 में यह कहा गया है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसा कि आर्टिकल नंबर 8 में हम लोग पढ़े, अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, कमाने के थ्रू जाता है, सोर्सेस, पैसे के सोर्स के लिए जाता है, या फिर कोई अधिकारी रैंक पर है, अगर किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ पे अगर नागरिकता वह नहीं लिया है तो उसकी नागरिकता संरक्षित रहेगी भारत सरकार द्वारा। यह बातें अनुच्छेद 8 में कही गई है। लेकिन वही अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि अगर वह नागरिकता ग्रहण कर लेता है किसी दूसरे देश की, तो उसकी नागरिकता भारत की रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनेंगे। कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने के वर्णन के बारे में बात बताया गया है अनुच्छेद नंबर 10 में। जिस प्रकार की विधि संसद बनाएगी उसी विषय पर हमको आगे चलना होगा। अगर वह कुछ सिस्टम में बदलाव करती है तो अनुच्छेद नंबर 10 में स्थिति वह दर्शाई जाएगी और उस विषय पर हमको नागरिकता का अधिकार मिलेगा। यह अनुच्छेद नंबर 10 में कहा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 11 लास्ट, नागरिकता में जो अनुच्छेद नंबर 11 है उसकी बातें करते हैं लास्ट। इसमें यह बोला गया है, संसद को यह अधिकार है, इस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधित अर्जन या फिर स्वीकार या फिर अस्वीकार, अर्जन का मतलब स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। क्या क्या बातें अस्वीकार और स्वीकार कर सकती हैं, अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि के निर्माण के आधार पर वो किसी भी बातों को स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। यह अनुच्छेद 11 में बात किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं लेना है हमें, क्योंकि डीप नहीं जानना है, बस यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, अनुच्छेद 11, 12, 9, 8 में क्या लिखा गया है, बस इसके बारे में। तो अब कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। नागरिकता के समाप्ति के आधार क्या हैं, ये तो सारी चीज़ें आपको एंड हो गया, नागरिकता आज पूरा खत्म हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 5 से लेकर 11 तक की बात किया गया है, जो कि 5 से 11 तक अनुच्छेद हम लोग देख लिए, है ना। तो इसमें देख लेते हैं नागरिकता के समाप्ति के आधार क्या है, नागरिकता सिटीजनशिप कैसे हम लोग का समाप्त हो सकता है। पहला, ध्यान से देखेंगे, अगर स्वेच्छा से हम भारत की नागरिकता त्याग देते हैं तब हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा यह है, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बना है या फिर कोई दूसरे देश के एजेंसीज वगैरह के, जैसे हम लोग के यहाँ CBI वगैरह है, रॉ है ना, विंग्स वाला, RAW रॉ है ना हम लोग का एजेंसी, सबसे खतरनाक एजेंसी भारत की, रॉ, CBI, IB, ये सब है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह। तो इसी तरह अगर किसी दूसरे देश की एजेंसी से कोई इस तरह का छुप छुपा के आदमी आता है, भारत का नागरिकता ले लेता है, या फिर भारत का ही नागरिक हो तो दूसरे देश का एजेंसी से बिलोंग करता हो,
तो इस तरह इलीगल तरीके से कोई काम अगर भारत में दिखाया जाता है किसी ऐसे पर्सन द्वारा जो कि भारत का नागरिकता पहले से ग्रहण किया हो, तो उसका नागरिकता भारत सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह तीसरा तरीका प्रावधान है। मतलब कि 3 तरीके हैं जो कि हम लोग का नागरिकता भारत रद्द कर सकती है। अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाता है, एनआरआई क्या होता है। एनआरआई आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं अप्रवासी भारतीय, एनआरआई। जो अभी आप लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हम लोग का यह बातें अभी चर्चा में थी। तो एनआरआई मतलब अप्रवासी भारतीय, जो बाहर रहते हैं और अपने काम से जैसे कि बाहर जो अपने काम से जो बाहर रहते हैं उन्हें एनआरआई के तौर पे देखा जाता है। अपने काम से बाहरी देश में रहते हों और लेकिन वह उस देश की नागरिकता नहीं ग्रहण किए हों, तो ऐसे पर्सन को एनआरआई के तौर पे देखा जाता है, यानी कि अप्रवासी भारतीय के तौर पे देखा जाता है। एनआरआई का ही मतलब होता है अप्रवासी भारतीय, जो कि दूसरे देश में जाकर अपना काम धंधा जो भी हो वो करते हों और अपना पैसा हो गया भारत में भेजते हो, अपने परिवार को भेजते हो, है ना। तो दोस्तों यह आर्टिकल आपका 5 से लेकर 11 तक फिनिश होता है और यह आर्टिकल पार्ट नंबर 2 में याद रखेंगे, 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3 के बारे में जानेंगे, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट की जरूरत है जैसे कि ज्योग्राफी, तो आइए आप लोग सेशन में, आप लोग आइए प्लेलिस्ट में और देखिए पूरा अच्छे से। इस समय हिमालय का पूरा दर्रा वगैरह खत्म हो चुका है, पासेस वगैरह खत्म हो चुके हैं, मैथ की क्लास चल रही है, उसको देखिए। आप लोग जो करंट सोच सकते हैं टॉपिक, सारे टॉपिक यहाँ पे हैं। जीआई टैग सोच सकते हैं, भारत में जितने नाम चेंज हुए हैं अलग अलग जगहों का उसका सोच लीजिए, और या फिर आप लोग युद्धाभ्यास से रिलेटेड सोच सकते हैं, इंडेक्सेस सोच सकते हैं, आर्टिकल 370 पे सोच सकते हैं, या फिर जो आपका राम जन्मभूमि विवाद है, जितने भी सेना अध्यक्ष हैं, जितने भी सेना का रूप है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, सबके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है एक ही वीडियो में। उसके बाद आपका जितने भी कंपनियां हैं सबके सीईओ बताए गए हैं, और एक तरह से जितने चीज़ आप करंट में सोच सकते हैं सब कुछ है। अगर आपको लोग को कुछ लगता है ऐसा चीज़ कि नहीं बताया गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह जिस तरह की संरचना बना के आपको दिया जा रहा है क्लासेस, यह हर जगह हर एक एग्जाम में पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी, रेलवे, एनटीपीसी लगा हुआ है, वहाँ पे पक्का आएगा। देख लीजिएगा, ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे वीडियो से पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पॉलिटी से हमारे वीडियो से आएंगे, जितने भी करंट आएंगे हमारे वीडियो से आएंगे। सुबह के टाइम में अनुज सर इतना मेहनत करते हैं, बेचारे सुबह उठते हैं, आप लोग के लिए तैयार करते हैं और आप लोग को प्रोवाइड करते हैं सारे फैक्ट के साथ। कर लीजिए, एक तरह से आपका जीके भी वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, वन लाइनर। देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं तो अपना फ़ायदा करिए, फ़ायदे के लिए दौड़िए दोस्त। फ़ायदा जहाँ पे फ्री क्लासेस मिल रहा है तो फ्री में आइए। आप लोग का एक तरह से स्टार्ट हो गया है प्रीवियस ईयर पेपर भी, उसको देखिए। कहीं भी क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेड क्लासेस पे पैसे देकर, तो मत लीजिए, बात मानिए। आप लोग के मम्मी पापा, आप कितना इस समय रुझान में आप लोग को पता होगा, ठीक है, पेरेंट्स, तो आप लोग समझिए और अपनी फ्री में क्लासेस तो बहुत सारे पढ़े हैं यूट्यूब पे जी, देखिए ना आप लोग, आइए चैनल पे, फिर जाने का मन नहीं करेगा, है ना। रीजनिंग का धमाकेदार सेशन चलता है मैम द्वारा, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके फंडामेंटल राइट के साथ, ठीक है। थैंक यू दोस्त।